बात कोई 10 साल पहले की है, जब मैं अपने घर से पहली बार नौकरी के लिए बाहर निकला था। मैं लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर अपनी पहली पोस्टिंग में राजगढ़ के एक छोटे से गांव में पहुंचा। पहुंचते हुए शाम होने को थी। मैं सोच रहा था कि अब क्या करना है कि तभी एक साफ सुथरे कपड़ों में अधेड़ उम्र का आदमी मुझे देख बहुत खुश होता हुआ बोला, आप वर्मा जी हैं ना, बैंक के नए कैशियर? मेरे सिर हाँ में हिलाते ही उसने कहा कि उसका नाम रमेश है और वो मुझे लेने आया है। मैनेजर साहब ने बोला था। मेरा सामान लेकर थोड़ी दूर चलकर रिक्शा स्टैंड तक आया। फिर एक रिक्शा लेकर हम करीब 1 मील दूर एक कॉलोनी में आ गए। एक छोटे से एक मंजिला मकान का दरवाज़ा खोलकर मेरा सामान अंदर रखकर दौड़कर चाय बना लाया। फिर पूछा कि रात में आप क्या खाएंगे। मैं बैठक में सोफे पर बैठा था। मैंने पूछा कि यह घर किसका है, तो उसने कहा कि यह बैंक का गेस्ट हाउस है और मैं केयर टेकर। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर। चूँकि साल 2 साल में एक आध बार ही कोई आता है, तो ये जगह खाली ही रहती है। इसलिए मैनेजर सर ने कहा है कि जब तक किराए के लिए कोई ठीक ठाक मकान नहीं मिल जाता, तब तक आप यहीं रहेंगे। चाय पीकर मैं अंदर के कमरे में गया। एक बेहतरीन कमरा, बड़ा पलंग, साफ सुथरा, देखकर दिल खुश हो गया। नहा धोकर रात का खाना खत्म कर थोड़ी देर तक किताब पढ़ते हुए कब आंख लग गई मालूम ही नहीं। तकरीबन रात 10 बजे मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द उठा। मुझे ऐसा दर्द अक्सर उठता है जिसके लिए मैं हर वक्त दवाई की शीशी अपने बैग में ही रखता हूँ। जल्दी से उठकर बैग में देखा, पर कहीं मिली नहीं। मैं शायद बैग भरते वक्त घर में ही भूल गया। अब क्या होगा? दर्द तो बढ़ता ही जा रहा था। एकाएक मुझे याद आया, कॉलोनी के गेट के पास मैंने एक डॉक्टर की दुकान देखी थी। सोचा शायद खुली हो। पास जाकर देखा तो दुकान खुली हुई ही थी और डॉक्टर साहब का नाम बोर्ड पर था, डॉक्टर अरुण अग्रवाल। सिर्फ एक आवाज़ देकर मैं अंदर पहुंच गया। देखा एक बहुत गंभीर पुरुष बेहतरीन काले कोट, सफ़ेद शर्ट और काली टाई पहने, आंखों पर मोटा चश्मा, कुछ पढ़ रहा था। मुझे देखते ही बहुत खरखराती सी आवाज़ में बोला, क्या हुआ, क्या तकलीफ़ है? मेरे बतलाते ही उन्होंने ठीक है कहा और फिर अपने पीछे की अलमारी से एक शीशी निकाली और उसमें से कुछ काले रंग का पाउडर सा निकाला और कहा, खा लो। आश्चर्य, पाउडर के गले में जाने के ठीक 1 मिनट के अंदर में ही दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैंने पूछा, सर कितना हुआ? वो बहुत ज़ोर से डांट कर बोले, डॉक्टर अरुण को पैसे देगा, चल भाग। मैं भागकर क्लिनिक से बाहर आ गया और फिर घर आकर सो गया। कुछ दिन बहुत काम के बोझ के चलते फिर रविवार को मैनेजर जी के घर शाम को खाने पर गया था और लौटते हुए काफ़ी देर हो गई। रिक्शा लेकर लौटते हुए देखा डॉक्टर अरुण की क्लिनिक खुली हुई थी, सो वहीं रिक्शा छोड़ दिया। अंदर से बहुत से लोगों की हंसी की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने अंदर झांका तो मेरा दिल गले में आ गया। डॉक्टर अरुण के साथ 3 इंसानी कंकाल थे जो बातें कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। कोई एक्सरसाइज कर रहा था तो कोई बैठा बातों में मशगूल था। मैं तेज़ी से अपनी जान बचाकर भाग निकला। घर पहुंचकर देखा घर खुला हुआ ही था और खान सामा भी बैठा था। मेरी हालत देख खान सामा तेज़ी से पानी लाया और फिर उसने मुझे चाय बना कर दिया।
चाय पीकर मैं कुछ आराम महसूस कर पाया। मेरी हालत देख खान सामा ने पूछा, साहब क्या हुआ? मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी तो उसने पूछा, कौन डॉक्टर अरुण? मैं बहुत समझाता रहा पर वो समझ नहीं पाया। अगले दिन ऑफिस में मैनेजर साहब ने पूछा, क्यों खान सामा बतला रहा था कि आप कहीं कुछ देखकर घबरा गए थे? मैंने अपने पहले दिन की कहानी से लेकर पिछले रात तक की सारी बातें खोल कर बतलाई। वो एकदम चुप हो गए। शाम तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। शाम को सब जब जाने लगे तो वो मेरी केबिन में आए और बैठ गए। थोड़ी देर में चपरासी चाय ले आया। चाय पीते हुए मुझसे बोले कि आज से कोई 10 साल पहले की बात है, इस जगह डॉक्टर अरुण की टक्कर का कोई दूसरा डॉक्टर नहीं था। वो लोगों को जो भी दवाई देते हैं कभी भी पैसे नहीं लेते हैं। एक बार जब बरसात के समय बहुत बड़ा तूफान आया तब डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में 4 मरीजों के साथ बैठे थे। अचानक एक बिजली कड़की और क्लिनिक के सामने वाले पेड़ पर गिरी। बहुत बड़ा पेड़ पूरी तरह से जलता हुआ उनकी क्लिनिक के ऊपर गिरा और वो 5 ही नहीं निकल पाए और वहीं जलकर राख हो गए। तब से आज तक रात में कई लोगों ने उस क्लिनिक को खोला और उन लोगों के साथ डॉक्टर अरुण को बैठा पाया है। वो लोग हंसी मजाक करते रहते हैं पर तुमने तो देखा ही नहीं बल्कि उनसे दवाई लेकर भी खाई है। विश्वास करे या नहीं मगर ये बात सच है। आज इतने साल हो गए मुझे फिर कभी भी पेट में दर्द नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। विमल स्टेशन पर खड़ा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। शाम के 4 बजे की ट्रेन थी पर शायद आज कुछ लेट थी और 10 मिनट लेट होने के बाद ट्रेन अब आ चुकी थी। यात्रियों की भीड़ तुरंत ही ट्रेन की तरफ लपक पड़ी। ये इतने सारे लोग रोज के रोज कहाँ जाते हैं? विमल बुदबुदाया और अपनी बोगी की ओर चल पड़ा। उसकी बोगी थी S1 सीट नंबर 30। विमल ने अपनी सीट खोजी और उस पर अपना सामान रख दिया। ऊपर वाली, वो हमेशा से ही ऊपर वाली सीट ही खोजता था। बोगी में उस टाइम की भीड़ थी। लोग अपने सीट खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। काफी शोरगुल था पर धीरे धीरे ये शोरगुल शांत हो गया। ट्रेन भी अब चल दी थी। विमल ने अपने सहयात्रियों पर नजर डाली। यात्रियों में 2 खूबसूरत लड़कियां थी और एक अधेड़ उम्र के अंकल थे। उनके साथ उनकी वाइफ भी थी और एक जवान जोड़ा भी था जिनके साथ उनका 4 साल का बच्चा था। बगल वाली सीट पर एक और अंकल भी थे। ट्रेन अपनी पूरी गति में थी। अचानक ही कोने वाले उन अंकल की नज़र बोगी में चिपके एक इश्तिहार पर गई जिस पर भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि के छुटकारे की बात कही गई थी। कोने वाले अंकल जिनका नाम वीरेंद्र सिंह था, उन्होंने बात करने की गरज से दूसरे अंकल जिनका नाम रोशन था उनसे कहा, ये बाबाओं लोगों ने तो देश का सर्वनाश कर दिया है। भोली भाली जनता का हमेशा शोषण करती रहती है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इन बाबाओं ने तो पूरी जनता को बेवकूफ़ बना दिया है। झाड़ फूक के नाम पर, टोना टोटका के नाम पर इन्होंने भोले भाले लोगों को पैसा लूटना शुरू कर दिया है। सिर्फ अनपढ़ और गवार नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी पिछले दिनों की खबर आई थी कि कैसे एक सरकारी अधिकारी ने गड़े धन के लालच में एक तांत्रिक के कहने पर किसी मासूम बच्ची का कत्ल करवा दिया। ऐसी और भी खबरें आती रहती हैं। रोशन जी ने तैश में आकर कहा, जी आपने बिल्कुल सही कहा अंकल।
एक लड़की ने उनका समर्थन किया। आजकल ऐसे बाबाओं की भरमार हो गई है। सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक लड़का जो दूसरी बोगी में था बातचीत में शामिल होने के लिए इस बोगी में आ गया था। आजकल तो ऐसी बाबाओं का चलन सा हो गया है और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग किस भूत प्रेत या चुड़ैल की बात करते हैं, जबकि भूत प्रेत ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि भूत प्रेत और चुड़ैल ये सब बिल्कुल झूठ है। बाबा या तांत्रिक गलत हो सकते हैं, पर भूत प्रेत ये सच में होते हैं। आप इनसे इनकार नहीं कर सकते हैं। विमल ने उस लड़के को टोका। बेटा, तुम तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो, फिर भी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करते हो, ऐसा क्यों? सामने बैठे अंकल ने विमल से आश्चर्य भरे शब्दों में पूछा। अंकल, मैं भी पहले आप लोगों की तरह ही भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। बाबाओं और तांत्रिकों का विरोध किया करता था। भूत प्रेतों, ऊपरी साया, जिन, ये सबको बकवास माना करता था। पर कहते हैं ना कि जिसके साथ होती है वही समझ पाता है। जब मुझ खुद पर एक प्रेत का साया पड़ा तब मुझे उन सब बातों पर विश्वास हो गया। और जिन तांत्रिकों की आप बुराई कर रहे हैं ना, उन्हीं तांत्रिकों में से एक की वजह से मैं जिंदा हूँ। अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आपको भी भूत प्रेत, जिन, ये सब पर विश्वास होने लग जाएगा। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सामने बैठे लड़के ने कहा, जिसके बाद विमल ने बताना शुरू किया। बात उन दिनों की है जब मैं इंटर के बाद इंजीनियरिंग करने का फैसला किया था। इसके लिए मैंने एक नामी गिरामी कॉलेज में एंट्री का फैसला लिया। मुझे कॉलेज जाने की जितनी खुशी थी उतना ही दुख घर से दूर होने का भी था। एडमिशन के बाद मैंने कॉलेज के हॉस्टल में ही रहने का फैसला किया। मुझे रूम अलॉट हुआ, रूम नंबर 102। मुझे 2 रूम पार्टनर भी मिले, सोमेश और ब्रिजेश। दोनों ही मेरे ही ब्रांच से थे। इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी हुई। मेरी पढ़ाई अब शुरू हो चुकी थी। कॉलेज और हॉस्टल में मेरे कई दोस्त बन चुके थे। उन्हीं में से मेरा एक दोस्त था, दीपक। दीपक कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था, ना ही ज़्यादा मजाक करता था, और लोग यहाँ मजाक मस्ती के मूड में रहा करते थे। वो पता नहीं कहाँ किन ख्यालों में खोया रहता था। पता नहीं मेरे से ज़्यादा नहीं बोलने वाले लड़के से दोस्ती कैसे हो गई। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, इस वजह से मैं उसके टच में ही रहा करता था। धीरे धीरे मुझे उसके बारे में एक बात पता चली। दीपक की रुचि भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, भूतिया जगहों, इन सब में ज़्यादा थी। और वो मुझे हमेशा किसी न किसी भूतिया जगह के बारे में बताता रहता था और हमेशा ही भूत प्रेत, जिन के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता था। एक दिन मैं और कुछ लड़के हॉस्टल की छत पर बैठे हुए थे। हमारे साथ दीपक भी था। हमारे बीच ऐसे ही बातचीत हो रहे थे। अचानक ही हमें छत पर किसी और के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है? मैं चिल्लाया। उधर से किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। हमने सोचा हमारे बैच का ही कोई लड़का सीढ़ियों पर छुपा हुआ है और हमें परेशान कर रहा है। लगता है कि सोमेश होगा, मेरे एक दोस्त ने कहा। मैं देख कर आता हूँ, मैंने कहा। तभी मेरे दोस्त ने कहा, रुक, मैं भी साथ चलता हूँ। हम दोनों सीढ़ियों पर जाकर देखें, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन अभी तो किसी के सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ आ रहे थे। हम सब ने सोचा कि शायद ये हमारे मन का वहम होगा या कोई लड़का आकर चला गया होगा। उसके कुछ देर बाद हमें एक साया छत पर टहलता हुआ दिखाई दिया। हम सभी लोग चौंक गए, क्योंकि अभी तक तो वहाँ कोई नहीं था। फिर ये कौन आ गया?
वो साया टहलते टहलते छत के किनारे चला गया। अरे कौन है भाई, छत से कूदने का इरादा है क्या? धीरज चिल्लाया। धीरज की बात पर हम सभी हंसने लगे। अचानक ही वो साया सच में छत से कूद गया। हम सभी लोग किनारे की ओर दौड़े और नीचे झांक कर देखा। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च चलाकर देखी, नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम सभी लोग दौड़कर नीचे गए और पूरे हॉस्टल में हल्ला कर दिया कि कोई नीचे कूद गया है। सभी लोग हमारे साथ हो लिए और जिस जगह पर वो साया गिरा था वहां पर पहुंचते ही हमें गहरा सदमा लगा। उस जगह पर कोई नहीं था। हम सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कहाँ कोई गिरा है? क्यों झूठी अफवाह फैला रहे हो? वार्डन ने हम चारों को डांटा, पर हम चारों हैरान थे। एक लोग को गलतफहमी हो सकती है, पर चारों को एक ही गलतफहमी कैसे हो सकती है? हम चारों ने वार्डन से माफ़ी मांग ली और फिर हम चारों अपने रूम में आ गए। वो सब क्या था किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर हम सब ने अपनी आंखों से देखा था कि कोई तो छत से कूदा ज़रूर था। खैर, मैं सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ आनी थी। जैसे ही आंखें बंद करता वैसे ही एक भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता। मैंने अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाना सुनने लगा ताकि मुझे नींद आ जाए। फिर धीरे धीरे मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब हम लोग मेस पर खाना खा रहे थे तब दीपक ने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है और अकेले में। मैंने सोचा ऐसी कौन सी बात है कि वो मुझे अकेले में बताना चाहता है। हम दोनों ऐसी जगह पर गए जहाँ कोई नहीं आता था। दीपक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे एक बात बतानी है। कल रात तुमने मुझसे पूछा था ना कि कल रात में मैं सीनियर के रूम में क्यों गया था। हाँ यार, तूने तो बता दिया ना कि उनसे कोई किताब लेने गया था। बात ये नहीं है, कल रात की घटना के बाद मुझे एक सीनियर ने अपने रूम पर बुलाया था और ये कहा कि हो सके तो छत पर कम जाया करो और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस पर मैंने दीपक से पूछा, पर ऐसा क्यों? तो दीपक ने कहा, दरअसल यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का साया है जो लोगों को परेशान करती है, इसलिए जितना हो सके छत पर ना ही जाया करो। उन्होंने ये भी बताया कि इस हॉस्टल के साथ कई घटनाएं घट चुकी है, पर इस हॉस्टल का नाम बदनाम ना हो इसलिए इस बात को छिपाया जाता है। जो घटना कल रात में घटी थी वैसी ही घटनाएं कई बार घट चुकी है और इसके पीछे भी एक कारण होगा। ये सारी बातें दीपक ने मुझसे कही। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और उस दिन के बाद से मैं कभी भी हॉस्टल की छत पर नहीं गया। मगर फिर मुझे नींद आने में बहुत परेशानी होने लगी। अजीब अजीब सपने आते थे। मैंने ये बात दीपक से कही तो फिर उसने मुझे एक तांत्रिक के पास से एक ताबीज ला कर दी और उसे पहने रहने को कहा। मैंने जैसे ही वो ताबीज पहनी तो फिर उस दिन के बाद से मुझे कोई भी बुरे सपने नहीं आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।